नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट सीट और मैं हूं आसिफ इकबाल। आज जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं, उनके बारे में अगर मैं तारुफ देने लगूं, अगर उनके बारे में बताने लगूं, तो आप समझ सकते हैं कि 20 मिनट का वक्त भी कम पड़ जाएगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वैसी शख्सियत की जो विद्वान के साथ साथ पॉलिटिकल नॉलेज भी गजब की रखते हैं और हर इश्यूज पे, आप हिंदुस्तान क्या विदेश के भी किसी इशू पे अगर उनसे बात करना चाहें तो हर इशू पे वो अपनी राय रखते हैं और बेबाकी से रखते हैं। हमारे सामने भी बड़े सारे मुद्दे आए, बड़े सारे इश्यूज हैं ऐसे जिस पर हम क्लैरिटी चाह रहे थे। हमने ये सोचा कि कोशिश करें कि आखिर ये जो देश में चल रहा है, जो तमाम तरह के इश्यूज हैं, आखिर हम किससे बात करें। राजनेता अपनी बात, अपनी पार्टी की बात रखता है, लेकिन जो विद्वान होता है, जो चीज़ों को समझता है, वो बहुत ही बारीकी से उन चीज़ों को समझाता है जो हमारे दर्शक जानना, सोचना, समझना चाहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली डॉक्टर रुशैद रिजवी साहब की, जिन्होंने वक्त दिया है मुझे और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आसिफ, बहुत शुक्रिया। हम शुरुआत इसलिए, हमने ये तमाम बातें इसलिए कही क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपसे बात हुई है, और लगभग 20 सालों से ये सिलसिला है कि आप जब भी बात करते हैं बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी के डर, बिना किसी के भय के, क्योंकि आपने हमेशा क्लियरिटी रखी है बातों में। और आज का जो इश्यूज़ है, जो हम, क्योंकि हम ये साप्ताहिक शो है और हमने हमेशा ऐसे मुद्दे, ऐसे शख्सियत को हमेशा चूज़ करते हैं जो पूरे चीज़ों पर क्लैरिटी रखे। इस वक्त हम वज़ीर आज़म, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, हम उनकी बात से आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। उनकी बात से शुरू करते हैं अपने सवाल। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को अपना समझने की ज़रूरत है, मुसलमानों के साथ आपको भाईचारा रखने की ज़रूरत है। और ये उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो दाऊदी बोहरा समाज के एक बड़े इवेंट में मुंबई पहुँचे। इन तमाम चीज़ों को अगर कलेक्टिव वे में देखें, हम इनको अगर सार बाई सार अगर हम जोड़ें, तो एक मैसेज देने की कोशिश होती है। और कहते हैं कि राजनेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी एक्टिविटी अगर करते हैं तो उसके मैसेज बहुत दूर तक जाते हैं। आप कैसे इन चीज़ों को देखते हैं? आसिफ, बहुत खूबसूरत सा सवाल है और आप के टेलीविज़न के हवाले से और आपके इस कैमरे के ज़रिए से मुझे देखने वाले दुनिया के तमाम लोगों की खिदमत में सलाम अक़ीदत और सलाम मोहब्बत के साथ आपसे जो अपने तजुर्बात शेयर करना चाहूँगा वो इन अल्फाज में होंगे कि देखिए, जब काफ़िला चलता है तो उस काफ़िले को एक पहुँचाने वाला होता है, और फिर दूर घाटियों में, अकेले तन्हाइयों में, सहरा में, रेतीली और झाड़ी जंगलों के दरमियान कुछ लुटेरे बैठे होते हैं। लुटेरों का काम होता है काफ़िला लूटना, और काफ़िला पहुंचाने वाले का काम होता है काफ़िला लेके सही सलामत हिफाजत के साथ उसे पहुंचा देना। दोनों काम, दोनों नीयतें, दोनों की तवानाइयाँ अलग अलग होती हैं। ठीक है, मैं ये अल्फाज जवाब देने के पहले इसलिए बोल रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि किसी नेता का नेता होना एक अलग बात है, लेकिन नेता का प्राइम मिनिस्टर हो जाना, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मुल्क को काफ़िले लूटने वालों से बचाता हुआ और उस जगह पहुंचा दे जहां का उसने ग्रंथों पे हाथ रख के वादा किया है। प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी इस बात की नहीं है कि वो ये सुने कि उनका अपना पंथ क्या कह रहा है, उनका पंथ के सामने वाला पंथ क्या कह रहा है, कोई दूसरे धर्म वाला क्या कह रहा है, फलाना क्या बोल रहा है और फलाना क्या बोल रहा है। उनकी जिम्मेदारी है वक्त क्या बोल रहा है, उनकी जिम्मेदारी है मसलहत क्या बोल रही है, उनकी जिम्मेदारी है फ्यूचर की पुकार क्या है। इसलिए उनके जो भी कदम हैं उसमें उनको बहुत सोचना इसलिए पड़ेगा क्योंकि नफ़रत की हवा फैला के आप चमन को खुशगवार नहीं बना सकते। किसी रणनीति, तब गुजरात जाते थे जी। ये पहली बार है जब गुजरात से बाहर के भी वोहरा समाज के प्रतिनिधियों को उन्होंने संबोधित किया, और उन्होंने बड़ी सारी, मतलब पॉजिटिविटी से भरी हुई, वो आप कह सकते हैं कि वो मतलब भरा पूरा जो भाषण था उनका, जो जितने देर में उन्होंने बोला है, उसमें वोहरा समाज से अपने आप के कनेक्शन के बारे में बड़े विस्तार से उन्होंने बताया। मैं इसे बिल्कुल वही उसी जवाब को मैं दे रहा था कि जो उनका जाना है ये कोई रणनीति नहीं है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो इसका नतीजा वो आएगा। गुजराती समाज में उनकी अपनी कितनी रुचि है और गुजराती समाज उनको कितना कबूल करता है, ये उसका एक उदाहरण था, उसकी एक मिसाल थी। आपकी नज़र में वो बोहरा हैं, मेरी नज़र में वो गुजराती समाज का एक हिस्सा हैं। और गुजराती समाज में
जितने लोग अगर आप गिनेंगे तो जो लोग गुजराती समाज को आगे ले जाते हैं और बिज़नेस की जब लिस्ट आप बनाएंगे तो आप बोहरी समाज के लोगों को बिज़नेस की लिस्ट से निकाल के वो लिस्ट नहीं बना पाएंगे। आगे मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि बोहरा समाज सबसे पहले गुजराती समाज है, फिर वो मुस्लिम समाज है और फिर वो एक शिया समाज की नुमाइंदगी करता है। और उससे उनका मिलना आज से नहीं है, पुराना है, और उनका जाना ये दिखाता है कि गुजराती समाज में उनके लिए आवकार और वेलकम है और उनकी नज़र में गुजराती समाज की पूरी जगह है। बिल्कुल। तो ये इसीलिए हमने ये आपने पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, और इसीलिए मैंने कहा कि जब आपसे बात होगी तो बहुत सारी चीज़ें जो बहुत चीज़ें जिसके जहन में सवाल बन के हैं, उन तमाम सवालों के जवाब आपसे मिलेंगे। क्या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम इसको किसी और प्रोस्पेक्ट में नहीं देखने की ज़रूरत है, लेकिन क्या हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जब वो वहाँ जाते हैं, जब वहाँ बात करते हैं, हमने इसलिए ये बात कही क्योंकि आपने भी बिल्कुल सही कहा कि किसी का राजनेता होना और किसी का प्रधानमंत्री हो जाना, ये दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जो समाज में गए वो प्रधानमंत्री के तौर पे गए, और जब प्रधानमंत्री ने इस बात को रखा, और उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी बैठे हुए थे, कि उस मैसेज का कितना फ़ायदा होना है, उस मैसेज को कितने लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, और आपको क्या लगता है जो चीज़ें हाल फिलहाल जो चीज़ें उनकी पार्टी के नुमाइंदे जो करते हैं या जो बोलते हैं, उन पर भी कितना लगाम लग पाएगा उनकी बातों से? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल आपने किया है कि उनके इस कदम से उनके पार्टी और उनकी जय जयकार करने वाले वो 2-2 4 दिन के जो सियासी लोग हैं, जो दुनिया की और कैमरे की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए किसी की तारीफ़ तो नहीं कर सकते मगर किसी को गालियां दे के सोचते हैं रातों रात नाम हो जाएगा, उन पे कितना लगाम लगेगा। देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि उनकी अपनी मिट्टी कैसी है। ज़रख़ेज़ मिट्टी होगी तो फसल जल्दी आएगी, मरी हुई मिट्टी होगी तो आप मोहब्बत का पानी डालते रह जाइएगा, उन पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बात तो ज़रूर है कि एक मैसेज ज़रूर जाएगा, मुसलमानों को छोड़ के हिंदुस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता। मतलब ये हम प्रधानमंत्री की बात को इस तरीके से हम कह सकते हैं। बिल्कुल। और क्या यही बात आप देश के मुसलमानों से भी आप उम्मीद करते हैं कि देश के मुसलमान भी उनको राजनेता के तौर पे नहीं बल्कि एक प्रधानमंत्री के तौर पे देखें? देखिए, मुझे याद है मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला था तो कुछ मुस्लिम नेता थे, उन्होंने मुखालिफत की और अपने, आपको पता है ना, समय के तवे पे तकरीर की रोटियां सेकने की आदतें तो लोगों को हैं, लेकिन जहनों में फ़िक्र नहीं है कि कौम को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं मिलना चाहिए, और मैंने साफ कहा था, हर भारत के भारतीय होने के फ़ख्र को महसूस करने वाले का हक़ है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर से जब चाहे मिले, जो चाहे बातें करे। अब सवाल यह है कि आप गए तो आपने क्या बात की मुसलमानों की? भाई आप तो पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप बात कीजिए ना मुसलमानों की, जितनी आपको बात करना है। लेकिन हाँ, हमें हर मज़लूम की बात करना है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू, चाहे वो आसाम से हो, चाहे कर्नाटका से, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे गुजरात से। मजलूम की बात कीजिए ना, किसने मना किया है आपको? आप न लाइए इसे मज़हब के सांचे में, आप ले आइए इसे इंसान के सांचे में। बिल्कुल, आपने एक बहुत बढ़िया और बहुत ही बड़ा इशू किया कि भाई अगर आपको मुसलमानों की इतनी ही फिक्र है, बाकी लोगों को अगर हम प्रधानमंत्री को छोड़ दें, बाकी लोगों को अगर फिक्र है, पार्लियामेंट बना हुआ है, पार्लियामेंट में नुमाइंदगी भी करते हैं। लेकिन अगर हम पार्लियामेंट में मुसलमान सांसदों की अगर हमने सवाल का फहरिस्त अगर देख लिया, उसमें कोई सवाल उनके एजुकेशन से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, उनके आप कह सकते हैं डेवलपमेंट को लेके, मुसलमानों के डेवलपमेंट को, ऐसे सवाल तो कभी आते नहीं हैं। लोकल इशूज़ पे उनके सवाल ज़रूर होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो नुमाइंदगी कर रहे हैं उन्हें भी इस बात का ज़रा ख्याल रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर वो वाक़ई सियासी हैं तो सियासत का मतलब होता है खिदमत करना, और ख़िदमत का मतलब होता है भाई आपने अपने दरवाज़े पे लोगों को बुलाया और कहा कि हम आपकी नुमाइंदगी करेंगे। तो ये थोड़ी कहा कि आप कलमा पढ़ेंगे तो हम नुमाइंदगी करेंगे, या आप जय श्री राम बोलेंगे तो नुमाइंदगी करेंगे, या आप कंधा चूम के अगर आप अपने आप को ईसाई दिखाएंगे तो नुमाइंदगी करेंगे। आपने भारतीय की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी निभाई है तो आप उसकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। मेरा एक बहुत खूबसूरत जुमला जो मैं ख़ुद बहुत पसंद करता हूँ वो ये है कि सियासत के लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत साथ में हाथ मिला लेते हैं। तो जब सियासत करने वाले लोग कुर्सी के लिए हाथ मिला सकते हैं
तो हम मोहब्बत करने वाले लोग मिट्टी के लिए हाथ क्यों नहीं मिला सकते? सवाल देश की मिट्टी का है, सवाल देश की अस्मिता का है। सवाल ये नहीं है कि कौन कहाँ पहुँच गया। एक बात तो मुसलमानों को भी समझ लेना चाहिए और एक बात नफ़रत फैलाने वालों को भी समझ लेना चाहिए। ना कल हिंदुस्तान से मुसलमान खाली था, ना आज हिंदुस्तान में मुसलमान खाली है या हिंदुस्तान से मुसलमान खाली है, और ना कल हो सकेगा। और देश का प्राइम मिनिस्टर इन प्रोग्रामों में जाके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हालात ठीक हैं या ठीक हो जाएंगे। अगर उन हालातों को कोई बिगाड़ रहा है तो माफ़ कीजिएगा, वो सिर्फ मुसलमान का दुश्मन नहीं है, वो अगर आरएसएस का है तो आरएसएस का दुश्मन है, अगर बीजेपी का है तो बीजेपी से दुश्मनी कर रहा है, और अगर वो मोदी का है तो मोदी से दुश्मनी कर रहा है। क्योंकि मेरी एक बहुत बड़े राष्ट्र के बड़े साधु से, बहुत बड़े साधु हैं, बल्कि मैं यहाँ नाम भी कोट कर सकता हूँ, देशानंद गिरी जी महाराज एक बड़ी शख्सियत है, बड़ा नाम है उनका, और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और सभी उनको दंडवत प्रणाम देते हैं। मैं उनके साथ बैठा था, मुझसे उन्होंने खुद कहा है कि मौलाना कल्बी रुशैद रिजवी, मैं अपनी बात आपको बताता हूँ, जो लोग भी नफ़रतें फैला रहे हैं वो मुझे भी परेशान कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी परेशान कर रहे हैं, और जो बड़े इससे आगे लोग देश के संभालने वाले उनको भी परेशान कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई हुकूमत में आ जाता है तो वो कभी नहीं चाहता कि कहीं खुदा ना करे कोई हादसा हो या कोई मसला हो। वो चाहता है कि सब जिएं और सुकून के साथ जिएं। और हम तो ये जानते हैं कि मुसलमान सिर्फ सुकून से जीता नहीं, सुकून दे के जीता है। प्रधानमंत्री का जो एक प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज हो, या प्रधानमंत्री जब किसी से मिलते हैं, प्रधानमंत्री जब यहाँ से विदेश जाते हैं, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि वो तो 2 टर्म प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको आइकॉनिक तौर पे देखा जाना चाहिए, एक साउथ ईस्ट एशिया का सबसे पावरफुल पर्सनालिटी देखा जाना चाहिए? कि आपको नहीं लगता कि उस तरफ उन्होंने कदम बढ़ाए हैं और उनको इस तरह की चीज़ें उनके साथ जुड़नी चाहिए जिससे उनकी शख्सियत में और इजाफा हो? क्योंकि आपने भी कहा और ये हमारी तमाम रिपोर्ट भी कहती है कि वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि वो जिसको मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज उस तक ज़रूर पहुँचे। और अभी फ़िलहाल अगर आप देखें तो बहुत ही साफ तौर पर उन्होंने ये मैसेज किया है कि वो कैसे इस देश को देखना चाहते हैं और कैसे इस देश की तरक्की देखना चाहते हैं। वो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि आज जम्मू कश्मीर, जो कल का जम्मू कश्मीर था और आज के जम्मू कश्मीर का फ़र्क ये है कि वहाँ पे आज थिएटर भर रहे हैं, लोग वहाँ थिएटरों में बैठ रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से एक इंडिकेशन है कि वो चाहते हैं कि देश के डेवलपमेंट में जो हिस्सेदारी है सबकी, वो बराबर की हो। मैं आसिफ इस पूरी बात को 50% आपसे सहमत हूँ, 50% आपसे सहमत नहीं हूँ। मसलन एक दर्जी के पास आपने एक शर्ट सिलवाई, ठीक है, और उसने कहा भैया ज़रा चेक करके देख लीजिए मैंने ठीक सिला है कि नहीं सिला है। आपने शर्ट पहना और आपको लगा कि आस्तीन ठीक नहीं है, या आपको लगा कि बटन की जगह ठीक नहीं है, या आपको लगा कॉलर सही नहीं है, तो आप क्या सारे शर्ट को नकार देंगे, या उससे कहेंगे कि ज़रा सा फिटिंग में हमारा कॉलर ठीक कर दो, या शर्ट का बटन ठीक कर दो, या हाथ का जो इलाका है वो ठीक कर दो? यही करेंगे ना, अक्लमंदी तो यही है। ना तो आप कपड़ा उठा के फेंक देंगे, ना दर्जी के मकान में आग लगा देंगे, और ना ही अपने आप को नंगा करके बाहर आएंगे। जहां जो कमी है उसको आप दूर करेंगे। देखिए, जब आप दूर से चीज़ों को देखते हैं और ना आप हिंदू ना आप मुसलमान, एक हिंदुस्तानी की हैसियत से जब आप फैसला करते हैं, तो आपको कमी भी देखना रहता है और खूबी भी देखना रहता है। जो कमी है उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए, खूबियों से इनकार मत कीजिए। जो खूबियां हैं उसकी आप इतनी सराहना मत कर दीजिए कि आपको बिल्कुल भक्त ही मान लिया जाए कि साहब आप तो भक्त हैं। नहीं, आप देश के भक्त रहिए, देश को आपकी ज़रूरत है। सरकारें तो आनी जानी है, आज हैं कल नहीं है। अगर सरकारों को ये पता हो कि वो दोबारा आ जाएंगी तो वो अपनी फ़ोटो चौराहों पे न लगाती। हिंदुस्तान ने इस वक्त, फॉर एग्जांपल मैं हिंदुस्तान कहूँगा, हिंदुस्तान ने इस वक्त जो स्टैंड लिया कि वो अमेरिका से भी बात कर रहा है और वो रशिया से तेल भी ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि भैया हम सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी। ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक मजबूत चीज़ है। मगर इसके बदले में ये कहा जाए कि थिएटर भर रहे हैं, ये हमारी उपलब्धि है, नहीं। हाथ को काम चाहिए, पेट को दाना चाहिए, चेहरे को मुस्कुराहट चाहिए। ज़िंदगी को फिल्म नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी फिल्म नहीं है, ज़िंदगी एक हकीकत है। कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, इंसान की इंसानियत बाकी रहती है। उन्होंने कहा हिंदुत्व की गलत परिभाषा पेश की जाती है। आरएसएस और बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं, ये मुल्क हमारा है। हमारे पूर्वज ने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया,
देश के विकास में मुसलमानों का अहम योगदान, तो इससे इनकार किसने किया है? ये कहने की ज़रूरत क्या है? ये आपका इनकार किसने पासपोर्ट किया? किसी ने छीना? कोई इंडियन पासपोर्ट नहीं दे रहा, आपको दोहरी नज़र से देखा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, नफ़रतों का माहौल एक दिन में गर्म नहीं हुआ है। 20 साल हुकूमत हुई। इस 20 साल की हुकूमतों में पिछली हुकूमतों ने कितनी मोहब्बतों के पैगाम दिए हैं, वो शायद ज़्यादा देते तो ये नफ़रत का माहौल इतना गर्म नहीं होता। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, चूँकि मैं नहीं चाहूँगा कि किसी की मासूम की जान किसी गली में अजनबी हाथों से ले ली जाए और नाम किसी धर्म का बदनाम हो, इसलिए नफ़रत करने वालों से कहूँगा, मकान जल रहा है, तुम्हारे हाथ में तेल भी है और तुम्हारे हाथ में पानी भी है। तुम्हें इस जलते मकान में तेल डालना है तो फिर तुम फैसला करो कि तुम इंसान की औलाद हो कि जानवर की, मगर अगर पानी डालोगे तो इतिहास तुम्हारा आग बुझाने वालों में नाम लिखेगा, मकान जलाने वालों में नाम नहीं लिखेगा। बेशक, बेशक। लेकिन अब आप बैठे हुए, और अभी जब आप अपने मतलब इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको थोड़ा जगाना पड़ता है। आपको मैंने जगाया तब आप जगे, और जगे तो आपने वो एक्सप्लेन किया जो हम जानना चाहते थे। हम देखिए, मैंने कहा ना, हमने शुरुआत में भी कहा कि प्रधानमंत्री के कहीं जाने से हमारा मसला नहीं था। प्रधानमंत्री के जाने के बाद वो जो इम्पैक्ट पे है, हम उस पर बात करना चाह रहे थे कि उस इम्पैक्ट को, और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया। अब कुछ सवाल ऐसे जो आपसे ही जवाब मिलेगा। वजह क्या है? क्या वजह मानते हैं? जिस तरह से आपने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ बहुत सारे लोग होते हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें ढूंढते हैं, बताते हैं, उनको उन तक पहुंचाते हैं। क्या हम सब के, हम सिया सुन्नी सबको छोड़ दीजिए, जो मुसलमानों की नुमाइंदगी या तमाम समाज की नुमाइंदगी करने वाले, क्या उसमें कुछ ऐसे लोग नहीं हैं जो अच्छी बातें अच्छी तक पहुंचा सके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा सके, जो प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकें कि ये चीज़ें अगर हमने ऐसा कर लिया तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं? क्या कोई ऐसा नुमाइंदा आपको दिखता है? क्या कोई ऐसी नुमाइंदगी करने वाले कोई जमात दिखते हैं आपको जो ये तमाम चीज़ें बेहतरी के लिए काम करता नज़र आए? नहीं, मुझे लगता है पर्सनली कि दूरी जो है वो काफ़ी है, काफ़ी दूरी है। चूँकि उलमा मुझसे मिलते रहते हैं, बोलते हैं कि हमें मिलने का वक्त चाहिए या हमें ये बात करनी है, मगर मैं देखता हूँ कि वो बातें हैं क्या? वो बातें वही हैं जो महमूद साहब ने दोहराई हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमने जो है वो इस मुल्क को चुना है और हम सेकंड नहीं, उसके पीछे एक वजह और भी है। जैसे जो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जिन लोगों की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने दे रखी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप बेहतर समझ रहे होंगे मेरे इशारों को, उन लोगों ने कितना काम किया, उन चीज़ों को इस पाटने का काम किसने किया? मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जो गुफ्तगू होती है वो गुफ्तगू इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि हमें कोई अपनी वफादारी दिखानी है या हमें ये दिखाना है कि हम भी आप ही की तरह जो है वो करते हैं। मैंने अहमदाबाद में एक तकरीर में कहा था कि मुसलमान और हिंदू के समाज में एक छोटा सा फ़र्क है। हिंदू जो है अपनी माँ के पाँव छूता है और मुसलमान जो है वो अपने माँ के हाथ चूमता है, पाँव नहीं छूता। मगर अगर पाँव न छुए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी माँ को चाहता नहीं है। मोहब्बत पेश करने के तरीक़े अलग अलग हैं, मगर नज़रिया एक है कि माँ तो बस माँ है। इसी तरह इस मुल्क को मुसलमान भी उतना ही चाहता है जितना हिंदू, और हिंदू भी उतना ही चाहता है जितना मुसलमान। अपने मोहब्बत को व्यक्त करने, पेश करने का तरीक़ा अलग अलग है। मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिविटी की हवा मुसलमानों की तरफ से भी होनी चाहिए, और अगर कहीं नेगेटिव हो रहा है तो जम के आवाज़ उठाएं, दब के आवाज़ ना उठाएं। इंडियन हो के आवाज़ उठाएं, मुसलमान हो के आवाज़ ना उठाएं। बेशक, चूँकि आप इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं। अगर आप खड़े होंगे, ज़मीन हिंद पे खड़े होंगे, भारत की धरती पर खड़े होंगे, तो भारत की धरती पर आप बात करेंगे तो एज ए भारतीय बात करेंगे। आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम पे बहुत काम करने की ज़रूरत है? अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है? बहुत काम करने के। अब ये तो इतना अच्छा मौका है, इतना अच्छा मौका है। डिजिटल तालीम का ज़माना है, और डिजिटल तालीम के ज़माने में आपको कॉलेज भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर से मैं जवान बच्चियों को, छोटी बच्चियों को, कौम की बहनों को जिनकी गोदों में औलाद हैं, 12-12 साल के बच्चे हैं, पैसा नहीं है, एक लैपटॉप पूरे घर की तालीम के लिए काफ़ी है। राहुल गांधी की यात्रा को कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने प्रधानमंत्री ने बहुत बातें की हैं, लेकिन राहुल गांधी की बात न करें ऐसा, तो राहुल गांधी का जो ये अभी इस वक्त जो उन्होंने यात्रा जो पूरी की है, भारत जोड़ो यात्रा, इसको कैसे देखते हैं आप? कैसे डिफाइन करेंगे आप? मुझे पर्सनली लगता है राहुल जी पे, देखिए आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि वो एक बड़ी फैमिली से आ रहे हैं, और बड़ी फैमिली से आने वाले लोगों के लिए एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये रहती है कि वो उनको ख़ुद को साबित करने में ही आधी उम्र निकल जाती है
क्योंकि जब लोग उनको देखते हैं तो वो ये देखते हैं इनके दादा ये थे, इनकी दादी ये थी, इनके बाप ये थे, इनकी माँ ये थी, अब ये क्या हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। बेशक। जैसे कोई बहुत बड़ा गायक हो, उसका बेटा पहली बार माइक संभालेगा तो वो अपने लेवल पे अच्छी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन वो बाप के लेवल पे देखी जाएगी, बड़ा मसला हो जाएगा। अब मेरा बेटा तकरीर करना शुरू कर, कंपेयर करने के, हिंदुस्तान कंपेयर करता है, इस मेंटेलिटी को आप इंडिया से हटा नहीं सकते हैं। कंपैरिजन सबसे पहले करेगा तुम्हारी कार में कितनी लाइटें हैं और मेरी कार में कितनी लाइटें हैं, महसूस कर रहे हैं आप। तो अब मेरा ही बच्चा है, उसको अगर मजलिस पढ़ना है या कोई तकरीर करना है या कोई डिबेट करना है तो लोग कहेंगे भाई बाप कैसे करता है और बेटा कैसे कर रहा है ये डिबेट। तो ये कंपैरिजन होता है, जर्नलिज्म में भी कंपैरिजन होता है। बाप बड़ा जर्नलिस्ट है, बेटा भी आया तो लोग देखते हैं यार बाप के सवाल में इतना दम है और बेटा इतनी बौखलाहट में बात करता है, होता है ना। तो राहुल गांधी के साथ जो सबसे बड़ा मसला है, जो शायद कांग्रेसी कोई नहीं बोलेगा और शायद बीजेपी वाला भी नहीं बोल पाए, क्योंकि वहाँ भी अकल की कमी है। तो वो ये नहीं वहाँ भी अकल की कमी, बिल्कुल वहाँ भी अकल की कमी है, क्योंकि अकल की कमी ना होती तो मोदी के लिए मुसीबत नहीं खड़ी करती। ये नफरत का मैदान मोदी के लिए मुसीबत है। आपको लगता है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साउथ ईस्ट एशिया, मतलब मैं बार बार साउथ ईस्ट एशिया का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ओवरऑल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में एक अपनी पहचान बनाई है इन्होंने लगातार। जिस तरह से जिन कंट्रीज़ में गए, जहां जितना उनको वैल्यू मिला, वो कहीं ना कहीं से उनके जेस्चर को बड़ा करता हुआ नजर आता है। देखिए, मैं उस नज़रिए से बिल्कुल नहीं देखता हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं देखता हूँ, एक चाइनीज़ को क्या फ़र्क पड़ता है मोदी कहाँ है कहाँ नहीं है, एक जापानीज़ को क्या फ़र्क पड़ता है मोदी कहाँ है कहाँ नहीं है, एक रशियन को क्या फ़र्क पड़ता है मोदी कहाँ है कहाँ नहीं है, या एक ईरानी को क्या फ़र्क पड़ता है कि मोदी कहाँ है कहाँ नहीं है। आप समझे? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल सा बिल्कुल है मामला है ना। मैं इंटरव्यू आपके साथ यहाँ कर रहा हूँ और मैं कहूँ कि लंदन की जर्नलिस्ट की दुनिया जो है इस वक्त बौखलाई हुई है कि मैं कुछ बोलने वाला हूँ, तो ये मेरी गलत फहमी है। बेशक, समझ रहे हैं आप। तो इंटरनेशनल कैनवास पे सबसे पहले एशिया के किसी लीडर को जगह नहीं मिलती, क्योंकि एशियन लीडर जब खड़े होते हैं तो वो सब किनारे होते हैं, बीच में आके कोई वेस्ट का लीडर खड़ा होता है। इसके बिना तस्वीर फ्रेम में मुकम्मल नहीं होती। आप मुझे पिछले 70 साल की कोई ऐसी फ्रेम की तस्वीर नहीं दिखा सकते जिसमें एशिया का लीडर बीच में हो और कोने में यूरोप का लीडर खड़ा हुआ हो। वो तस्वीर मुकम्मल होगी जब यूरोप के 5 दिग्गज नेता खड़े होंगे, बाजू की जगह पर जो लोग खड़े होते हैं उनका नाम लिया जाता है। मैं गलत फहमी में नहीं जीता, आपको फैक्ट बता रहा हूँ। राहुल गांधी की जो की सारी यात्रा है, एक मेहनत है और एक सब्र है। मेहनत का फल भी मीठा होता है और सब्र का फल भी मीठा होता है। उन्हें अपने करियर में खूब कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक बात तय है, अगर उस भारत माँ को, भारत की मिट्टी को वाकईन खिदमत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आज का हिंदुस्तान उनके साथ हो ना हो, लेकिन कल के हिंदुस्तान में राहुल गांधी का एक नाम ज़रूर रहेगा। हर बात के इलेक्शन से भी मतलब जोड़े जाते हैं। अभी इलेक्शन का दौर है, अभी 3 राज्यों में विधानसभा है, फिर 6 राज्यों में और विधानसभा होगा, फिर लोकसभा होगा। अगर मैं ओवरऑल बात करूं प्रोस्पेक्ट्स में और आज के संदर्भ में, आने वाले इलेक्शन में किसको आप देखते हैं कि जो मजबूती से सामने उभर के आएगा और चीज़ें जो बेहतर करेगा और जो बेहतर कर रहा हो, अगर इलेक्शन के पर्पस से अगर हम देखें तो? आप अगर इसे पार्टियों में बांट के देखते हैं तो देखिए, मैं बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां बीजेपी कमज़ोर होगी, बहुत सी ऐसी जगह है जहां बीजेपी मजबूत होगी। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां कांग्रेस मजबूत होगी और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां कांग्रेस कमज़ोर होगी। और इन मजबूत और कमज़ोर होने के दरमियान जो बड़ा रोल निभाएंगी वो क्षेत्रीय पार्टियां निभाएंगी। उसकी वजह यह है कि पिछले 8 साल से क्षेत्रीय नेताओं को कोई स्पेस नहीं मिला है। तो क्षेत्रीय नेता को जो स्पेस नहीं मिला है तो वो अपनी ताकत कहाँ दिखाएंगे? दिल्ली में तो नहीं दिखा सकते, लेकिन गांव में ताकत दिखाने से आप उनको रोक लेंगे, गली में उनको ताकत दिखाने से आप रोक लेंगे। उनकी ताकत गली में, गांव में, शहर में और अपने इलाके में ज़रूर मजबूती के साथ आपको देखने में मिलेगी। हाँ, दिल्ली से जाके कोई गांव में ताकत नहीं दिखा पाएगा, ये भी आपको बिहार में भी कुछ होगा। बिहार में बिल्कुल आप बिहार को एक अच्छा और मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ बिहार देखेंगे, और मुझे लग रहा है बिहार में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने जितना वक्त निकाला, अभी वक्त कम पड़ गया, क्योंकि हम लोग को लगता था कि ये और भी लंबी गुफ्तगू हो और भी लंबा वक्त चले, लेकिन क्योंकि वक्त की नज़ाकत है कि हमें ये प्रोग्राम यहीं वाइंड अप करना पड़ रहा है। बहुत सारे सवालों का बहुत ही बेबाकी से और बेधड़की से इन्होंने जवाब दिया है, ख़ास तौर पे जो हम समझना चाहते थे, जो हमारे सवाल शुरुआत के दौर में थे, जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया और जो सवाल किए, उन तमाम सवालों के बड़े ही बेबाकी से जवाब दिए उन्होंने, और जिससे मुझे लगता है कि तमाम जो हमारे दर्शक देखने वाले हैं उनके भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे।
अगले वीक फिर आपको एक नई शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा। तब तक पूरी हॉट सीट की टीम को दीजिए इजाजत। शुक्रिया।